इंटर में एक्चुअली रैंक नहीं था, मैं 15-16 मार्क्स से रैंक रह गया था। फिर फाइनल में सोचा था कि ये मार्क्स को टारगेट करके प्रिपरेशन करते हैं, जनरली फाइनल में इस मार्क्स पे रैंक आ जाती है। अप्रैल में जब वो बाहर जो नेगेटिव न्यूज चल रही थी, होपफुली मतलब थैंकफुली फैमिली में कुछ नहीं हुआ था, उस वजह से जो कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया था, यानी 6 to 7 आवर्स ही फिर पढ़ाई हो पा रही थी। Okay, guys, so here we have CA Rohan Patidar from Indore. He scored All India rank 28 in CA Final July 21 examination. And of course, जो अचीवर्स होते हैं उनके सक्सेस स्ट्रेटजीज़ को हम हमेशा जानना चाहते हैं कि हमारे में क्या वैसा कुछ कॉमन है कि नहीं है, या फिर उनसे हमें कुछ सीखना है तो क्या सीखना है, ये इन अचीवर्स से जान के हमें पता चलता है। बहुत बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम सर लोग हम जैसे कि हम लोग रैंक होल्डर्स को इतना क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं उसका क्या हुआ। बट देखिए, जो फेल हो रहे हैं उनके साथ और भी ज़्यादा काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि उनके साथ काम नहीं चल रहा है, हाँ उनका वीडियोस बनाकर नहीं डाल रहे हैं, उनके साथ भी बहुत काम कर रहे हैं कि और क्या उनके लिए करें जिससे कि वो पास हो जाए। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी CA फाइनल का SCMP रिविजन सिस्टम चल रहा है। कई सारे हम लोग रिसोर्सेज बना के आपको दे ही रहे हैं जिससे कि आपका काम बन जाए। बट ऑफ कोर्स जो मेहनत करके एक मुकाम पर पहुँचे हैं तो उनके साथ थोड़ा तो एक्स्ट्रा समय बिताना बनता है। एंड इसलिए रोहन के साथ हम आज हैं टू डिस्कस हिज स्ट्रेटजी ऑफ क्लियरिंग CA इन 1 अटेम्प्ट एज वेल एज हाउ ही सिक्योर्ड दिस रैंक। हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, आप बने रहिएगा साथ में। इन बातों को सुनने से फ़ायदा ये है कि हो सकता है आप में ऑलरेडी कुछ कॉमन चीज़ हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हैं। हो सकता है आपको कुछ इनसे इनपुट मिल जाए जिससे कि आप अपने आगे के रास्ते और बेटर कर सकते हैं। सो आप ये सोचिए कि अगर हम रैंक होल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली इसलिए ही बात कर रहे हैं कि जिनका रैंक नहीं आ रहा है या जो पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या और करना चाहिए, हम इनसे बात कर करके वो खोज के निकालते हैं और आपके साथ ये मैसेज शेयर करते हैं। सो रोहन, वेलकम टू आवर this interview of rank holders, of course, and थैंक यू सर। and I congratulate you for your this great success. ये क्या सो मच कोई सर। कितना भी कहे, एक्चुअली ये एक बेंचमार्क आपने जो हासिल किया है वो बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब इतना इजी नहीं होता है। ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे पूछूं, चलो, कि क्या आपने रैंक सोच के पढ़ाई किया था? सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा जो टारगेट था वो मैंने रैंक सोच के नहीं, मैंने मार्क्स सोच के किया था। अच्छा, जो मेरा एक्चुअली इंटरमीडिएट में जो मेरा मार्क्स था वो 554 था, तो मैंने यही सोच के किया था कि फाइनल में भी इतना लाना है। ग्रेट। इंटर में भी और रैंक था क्या? नहीं सर, इंटर में एक्चुअली रैंक नहीं था, मैं 15-16 मार्क्स से रैंक रह गया था। अच्छा, तो फिर फाइनल में सोचा था कि ये मार्क्स को टारगेट करके प्रिपरेशन करते हैं, और जनरली फाइनल में इस मार्क्स पे रैंक आ जाती है। अच्छा, 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 वही हुआ। तो यस सर, तो मार्क्स के हिसाब से किया था, कुछ रैंक नहीं था। और एग्जाम के बाद तो फिर भी मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, जब जैसे पेपर्स थे ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। उसको देख के। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि मैं यही समझता हूँ स्टूडेंट्स के साथ बात करते करते कि होता क्या है ना, यूजुअली कि रैंक इज़ बेसिकली द रिज़ल्ट ऑफ योर एफर्ट्स। मतलब कोई रैंक सोच के बहुत कम ही चल रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं और रैंक बस आ जाता है। सो रोहन, आप अपने बारे में हम लोग को बताएं थोड़ा सा कि आप कहाँ से हैं, आपके फैमिली में कौन है? यस सर। सर मैं रोहन पाटीदार सर, आई एम फ्रॉम इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश। सर माय फादर इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, उनका नाम मिस्टर कमल पाटीदार है। और माय मदर इज अ हाउसवाइफ, उनका नाम शिवकन्या पाटीदार है। एंड बस सर, मतलब वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और हमारे मतलब पूरे को फैमिली में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो दिस इज मैं फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ अपनी पूरी फैमिली में। वेरी नाइस। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सर। आप आर्टिकलशिप कहाँ से किए?
सर मेरा आर्टिकलशिप महेश जी सोलंकी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से हुआ है इंदौर से। सर इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब। Yes, I've heard about it. Good, good, good. Very nice. Okay, so now आप हमें बताएं, जैसे कि आपका जब एग्ज़ाम हुआ तो पूरे इस फेज़ में, पढ़ाई करने के दौर में, ऐसा कुछ तो समय आया ही होगा जब आपको लगा होगा कि यार गिव अप कर देते हैं, छोड़ना नहीं होगा। यस सर, वो तो सबके साथ ही होता है। हाँ, सबके कि साथ ही एक होता है, तो हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे और आपने उससे कमबैक कैसे किया फिर? सर एक्चुअली जो हमारा एग्जाम ड्यू था वो मई 21 में था, लेकिन जो हम सब जानते हैं अप्रैल में जो कोविड का सेकंड वेव आया था, उस वजह से एग्जाम 2 महीने डिले हो गया। और जो अप्रैल में जब वो सब बाहर जो नेगेटिव न्यूज चल रही थी, उसमें फोकस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। मतलब जहाँ हम जब वो न्यूज नहीं आई थी उसके पहले 10-11 घंटे सेटिंग दे देते थे, और उसके बाद में जैसे वो न्यूज आई और फिर जैसे वो न्यूज चालू हुई नेगेटिव की बाहर डेथ्स हो रही है, तो मतलब होपफुली, मतलब थैंकफुली फैमिली में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उस वजह से जो कंसंट्रेशन था वो बहुत कम हो गया था। यानी 6 to 7 आवर्स ही फिर पढ़ाई हो पा रही थी, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट था उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा था। लेकिन वही था कि एक बार अगर ये रिदम टूट गया एक बार, तो वापस उसको लाने में फिर से जीरो से एफर्ट करना पड़ेगा। तो वही रखा माइंड में कि ये होता है, बस पढ़ाई कम करो लेकिन करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। और जैसे ही फिर थोड़े टाइम बाद वो जो माहौल था वो थोड़ा ठंडा हो गया, उसके बाद वापस जो रेगुलर जो पहले शेड्यूल था उस हिसाब से वापस कम बैक किया। गुड, और गुड। जहाँ तक कि सर आपने पूछा कि सेल्फ मोटिव, मतलब सेल्फ बिलीफ पे जहाँ तक है कि हमको डाउट कभी कभी आ जाता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, तो ऐसा सर आया था बीच में। कभी कभी सर होता ही है, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 5 to 6 मंथ के बाद, रेगुलर आपने सारे फंक्शन छोड़ दिए, फैमिली में सब चीजें छोड़ दी, और उसके बाद एग्जाम डिले होता जा रहा है। और सर एक टाइम तो ऐसा आया था जब इंस्टीट्यूट ने हमें बताया नहीं था कि आपके एग्जाम होंगे कब। दे जस्ट टोल्ड दैट 25 25 डेज दिन पहले हम बाद आपको होंगे। इंटीमेट कर देंगे। तो सर उसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लान भी नहीं बन पा रहा था कि हमें आगे 20 दिन में क्या करना है, 25 दिन में क्या करना है। तो उस वजह से जैसे ही वो न्यूज आया था, तो फिर जब वही था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, और सर एक वही जो टाइम है वो एक एज अ एडवांटेज साबित हुआ हमारे लिए, मतलब स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जो थी वो थोड़ी, अगर मई 21 में होता तो आई गेस, मतलब पर्सनली मैं फील करता हूँ कि मेरी कम प्रिपरेशन थी, लेकिन क्योंकि वो 2 मंथ्स मुझे मिल गए तो उसमें थोड़ा सा और फायदा हो पाया। स्पेशली से मैं यही कहना चाहूंगा कि SCMP में ही मुझे फायदा हुआ है। अच्छा, कैसे? क्योंकि सर, क्योंकि क्या है, जब ओरिजिनल मई में एग्जाम ड्यू था तो मैंने जो अपना केस स्टडी डाइजेस्ट था सर, उस टाइम तो लगा था कि एप्लीकेबल है हमारे लिए। तो हाँ, तो उस टाइम एप्लीकेबल तो था ही, आया नहीं। आया नहीं सर, वो बाद में पता चला। तो उस टाइम सर यही था कि जो केस स्टडी आपने कहा था, नवंबर का रिजल्ट भी देखा था कि जो भी केस स्टडीज है, स्पेशली जो ICI का मटेरियल है, उसे हमें समराइज करना है और वो पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट अगर आता है तो हमें वही पॉइंट्स रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसके बजाय मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सर हमने नवंबर 20 और Jan 21 के रिजल्ट में दोनों में देखा था। तो एक यही पॉइंट था, वो चीज जो थी वो मेरी उस टाइम तक लैग कर रही थी, मेरा केस स्टडी डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही फिर ये हमको 2 मंथ्स का एडिशनल टाइम मिला, तो उसमें मैंने सबसे पहले बैठ के सारे समरी नोट्स बनाए, हर केस स्टडी के, मतलब जो पूरी केस स्टडी डाइजेस्ट थी उसके नोट्स बनाए, और उसको ट्राई किया कि रिवाइज करें। मतलब मैं और एक मेरा फ्रेंड है करण छावड़ा सर, उसकी भी IR12 है सर। तो हम दोनों का क्या था, जैसे हमको टाइम मिला तो हम लोगों ने कॉल पे एक दूसरे से ये डिस्कस करना चालू किया। हम दोनों ने हमारी एंड पे समरी बना लिया, और एक एक केस स्टडी हम उठाते थे रोज, और 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी हो सकता था, तो हमने 2 4 5 दिन में पूरी डाइजेस्ट को एक दूसरे को कॉल पे बात करके रिवाइज कर लिया। वाह। तो उससे सर यही फायदा मिला कि जो उसने पॉइंट्स याद करे थे, वो अगर मेरा कहीं मिस हो गया हो या मैंने सोचा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मुझे याद हो गए। और सेम केस उसके साथ भी हुआ कि मैंने कुछ पॉइंट्स एडिशनल याद करे थे, वो उसको भी हो गए थे। तो सर दोनों को हमको हेल्प मिली थी इस चीज में। और सर वो वेरी तभी हो नाइस। पाए क्योंकि हमको ये टाइम मिल गया था। तो एक वो था कि उसमें आप डिप्रेस हो सकते थे या खुद पे डाउट कर सकते थे कि हम कर सकते कि नहीं। तो हम लोगों ने ऐसे इसको ऐसे पॉजिटिव लिया और सोचा कि यार हमको टाइम मिला है तो इसका बेटर यूटिलाइजेशन करें। गुड, 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 वेरी नाइस, सुपर। वही है, हम लोग कंप्लेन करें कि हम लोग उसको आशीर्वाद समझें, ब्लेसिंग समझें, वही वाला चीज़ है, बोलते हैं ना कि जो यस होता सर, है अच्छे के लिए ही होता है। यस सर। तो वो चीज़ एक्सेप्ट कर लें तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इजीली। ग्रेट।
इस बार लगता है एमपी से बहुत फाड़ू रिजल्ट आया, मतलब एमपी मतलब पूरा इंडिया में छाया हुआ है अभी, आप देखिए रैंक यस वन सर, भी मोरेना से आया है, मोरेना भी एमपी में ही है ना। यस सर, यस सर, रैंक टू भी इंदौर से आया है। इंदौर से। वो इंदौर तो मतलब इस बार क्या पढ़ा है भगवान जाने, लॉकडाउन में उसको क्या हो गया है, इंदौर को हिला दिया इंदौर पूरा, मतलब इंदौर इंदौर आप इंदौर करण इंदौर, मतलब रैंक टू भी इंदौर, इंदौर मतलब इस बार भयानक रिजल्ट लेकर आया है। यस तो सर, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बच्चे शायद अदरवाइज अगर ये लॉकडाउन वगैरह नहीं होता तो चले जाते कहीं, शायद मुंबई वगैरह या पुणे वगैरह चले जाते होंगे, है ना। आप अगर लॉकडाउन नहीं यस। होता तो कहाँ जाते। नहीं सर, लॉकडाउन में यहीं थे सर, मतलब मेरा तो ऑफिस भी ओ यहीं था, आपका तो सोलंकी वो स्टडीज भी वाला यहीं था, थी। हाँ। नॉर्मली हाँ सर, आपके इंदौर से शहर ही से था। लोग चले जाते हैं ना। यस सर, जो बाहर के जो बिग फोर या मेट्रो से जो भी करते हैं आर्टिकलशिप वो चले जाते हैं। और सर सेम केस जो बाहर, जो इंदौर से छोटे सिटीज है वहां से जो आते बच्चे इंदौर में पढ़ने, वो लोग भी अपने अपने घर चले गए थे उस टाइम वापस। हम्म। तो इस बार वो एग्ज़ाम लगता है अपने अपने सिटी से दिए ना, तो वो सिटी हाईलाइट हो रहा है, अदरवाइज वो दूसरे सिटी यस से सर, एग्ज़ाम देते हैं तो शायद वो हाईलाइट हो जाता है। यस सर। ऐसा लगता है कि फिर जैसे मुंबई से रैंक आ रहा है या फिर पुणे से रैंक आ रहा है, बट हाँ फैक्ट हाँ। ये है कि जो अभी इस बार आईसीए का एग्ज़ाम सेंटर्स इन्होंने बढ़ाया अलग अलग शहरों में, वहाँ पर से रैंक आया है बहुत सारा। गुड गुड यस सर। गुड। और बताइए, जैसे आप जब पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर फोकस नहीं आता है, फोकस कैसे लाया जाए। सर फोकस का इशू सर मेजोरिटी बच्चों के साथ होता है। मतलब किसी के साथ ज्यादा होता है तो किसी के साथ कम, लेकिन होता सबके साथ है। मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मेरा भी जो था, मतलब मैंने दूसरे सोशल मीडिया बंद कर दिए थे, लेकिन वो कहते हैं कि सर एक एडिक्शन छोड़ेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है, हाँ हाँ। और हमें पता नहीं चलता, धीरे धीरे वो आ जाता है। तो वैसे ही सेम था कि मतलब मेरा यूट्यूब पे थोड़ा एडिक्शन ज्यादा हो गया था, और उस पे जो दूसरी चीजें थी वो मैं, मतलब जो कोर्स से रिलेटेड नहीं है, जो अदर दूसरे रैंडम टॉपिक्स है, उसमें इंटरेस्ट जगने लग गया था। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद समझा कि अगर इसको अभी छोड़ देंगे तो रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो उसको धीरे से सर एकदम से तो नहीं कम हो पाया, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया उसको कि थोड़ा यूज कम करते जाए, मोबाइल साइड में रख दे। मोबाइल सर लेकिन बहुत मुश्किल होता है सर रखना। मोबाइल से तो सारा वो आदमी पढ़ता भी है ना आजकल, रिवीजन करता है यस लास्ट सर, मोमेंट पे, तो गुड थिंग्स भी तो हैं। यस सर, इसीलिए उसको रखना भी जरूरी है, लेकिन उसी में जो रेलेवेंट चीज है हमारे लिए सिर्फ उसी पे फोकस करना है। जो दूसरी इरेलेवेंट चीज भी आती है हमें सजेशन आते हैं, लेकिन वैल्यू एडिंग नॉन वैल्यू यस सर, एडिंग। वैल्यू एडिंग चीजों को हमें अडॉप्ट करना और नॉन वैल्यू एडिंग को जो है वो एलिमिनेट करना है। गुड 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 गुड। आपने जब ट्यूशन लिया था तो उसका सीक्वेंस क्या था, मतलब पहले कौन सा सब्जेक्ट फिर कौन सा सब्जेक्ट। सर सबसे जैसे ही आर्टिकलशिप मैंने ज्वाइन करी थी, अगस्त 18 में ज्वाइन करी थी, और जो मैंने फर्स्ट क्लास लिया था एसएफएम का, वो मैंने जनवरी 19 में लिया था। 5 के बाद स्टार्ट किया था। तो वो चला, एसएफएम के बाद मेरा सेकंड कॉस्टिंग का ही बैच था, और कॉस्टिंग के बाद फिर मैंने लॉ का बैच लिया था, फिर उसके बाद एफआर लिया था, देन लास्ट में टीटीआईटीटी। सो एसएफएम कॉस्टिंग लॉ एफआर यस फिर सर, डीटीआईडीटी, तो ऑडिट और इलेक्टिव अपने आप पढ़ लिया। यस सर। ग्रेट। तो इसको करते करते लगातार आपको, मतलब ऑलमोस्ट आपका कब तक ख़त्म हो गया था कोर्स सारा। सर मेरा कोर्स 1.5 मंथ पहले एग्जाम लीव के हो गया था। मैं एग्जाम लीव 1 दिसंबर से मिलती है, तो मेरा सितंबर, मिड सितंबर एंड के आसपास मेरा क्लासेस सारे हो गए थे। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्पीड में आपने क्लास किया, गुड। एक्चुअली यस 2 ट्यूशन आपने जो अपने से किया उसका आपको फ़ायदा मिल गया, टाइम बच गया आपका। यस तो सर। 2 चीज़ जो 2 सब्जेक्ट आपने अपने आप किया, ग्रेट। और फिर आप मतलब स्टार्ट किए अपना आर्टिकलशिप के ऑलमोस्ट 4-5 महीना बाद, जी राइट। सर। और उसके बाद आप लगातार क्लास करते गए, और दिसंबर से फिर कैसे, मतलब तैयारी कैसे की, मतलब अब ऑफिस मान लीजिए छुट्टी दे दिया है, अब क्या करना है, अब कैसे करना है, पूरा वो गेम चेंज हो जाता है, रोज का रूटीन चेंज हो यस जाता सर। है। जी जी सर। सर यही स्ट्रेटेजी थी कि उस टाइम था कि हमारे पास 5 मंथ्स हाथ में है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन किया था। मेरा टारगेट था कि जो 2 मंथ्स है उसमें फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा टारगेट था विद इन मतलब फर्स्ट 15 डेज में 2 सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट 15 डेज में फिर 2 सब्जेक्ट। तो मेरा था कि तो सबसे पहले मैंने कॉस्टिंग और लॉ स्टार्ट किया था। अब एक्चुअली उस टाइम इशू ये हो गया था मेरे साथ कि जब हमारा एग्जाम लीव चालू हुआ था उस टाइम आईसीआई का मटेरियल आया नहीं था, मतलब ऑनलाइन आ चुका था लेकिन फिजिकली वो नहीं आया था। तो एससीएमपी चालू कर दिया था, लॉ भी स्टार्ट कर दिया था। तो वो जो है उस टाइम हमने आईसीआई का मटेरियल ऑनलाइन पढ़ा था, तो वो सर उस पे जो मार्किंग्स होती है वो नहीं हो पाई थी उतना इफेक्टिव वे से, वो नहीं पढ़ पाए थे मॉड्यूल से। लेकिन उसके बाद जब सेकंड रिवीजन की बात थी तो उसमें जब मॉड्यूल आया तो फिर से उतना ही टाइम लगा एससीएमपी में, लेकिन फिर से वही पढ़ा पूरा। तो वो एक है कि अगर मैं मतलब गाइड मतलब सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपका आईसीआई मटेरियल नहीं आया है और अगर आप उस सब्जेक्ट को पूरा आईसीआई मटेरियल से पढ़ना चाहते हो तो उसको उस टाइम पहले मत उठाना, जो मेरे से गलती हुआ था फिर से उसको पढ़ना बाद पड़ेगा। में उठाना चाहिए। यस सर, वो उसमें लगभग मुझे उतना ही टाइम लगा था, 10 से 12 15 दिन मुझे फर्स्ट रिवीजन में लगे थे और लगभग 10-11 दिन मुझे सेकंड रिवीजन में भी लगे थे। नहीं, आप 15 दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे थे ना? यस सर, तो मतलब जब फर्स्ट रिवीजन था तो वो तो सर मेरा अचीव हो गया था, जैसे 15 डेज में मेरा लॉ एंड एससीएमपी हो गया था। देन नेक्स्ट 15 डेज जो है उसमें मैंने ऑडिट उठाया था एंड ऑडिट एंड एसएफएम उठाया था। तो एसएफएम भी मेरा 15 डेज में हो गया था, लेकिन ऑडिट जो है वो नहीं हो पाया था 15 डेज में, तो वो मेरा और एडिशनल 15 डेज आगे हो गया था। तो मेरा ऑडिट जो है वो मतलब 1 महीना चला था। देन 1 मंथ में मेरे लगभग 3.5 मतलब 3 क्योंकि सब्जेक्ट पूरे ऑडिट की ऑडिट आपने चला। क्लास नहीं की थी ना, इसलिए आपको टाइम यस लगा। सर, यस सर, उसमें इसलिए टाइम लग गया था। देन जो नेक्स्ट मंथ था आफ्टर फर्स्ट मंथ, तो उसमें मैंने एफआर उठाया था, एफआर एंड आईटी मतलब ऑडिट चल रहा था एंड उसके साथ एफआर लिया था, तो वो साथ में पढ़ते गया। और सर मेरा जो, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा 1-1.5 महीना पहले रिवीजन क्लासेस हो चुकी थी, तो जो बचा 1 मंथ था एग्जाम लीव के पहले वाला उसमें मैंने डीटी एक बार रिवाइज कर लिया था। तो जो क्योंकि डीटी जो वास्ट सब्जेक्ट है जो जनरली टाइम ले लेता है, तो सर मेरा वो 12 to 13 डेज में कंप्लीट हो गया था डीटी। तो वहां मुझे जो मेरा टारगेट था, क्योंकि ऑडिट मेरा एक्सटेंड हो चुका था 15 डेज से, तो वहां मेरा थोड़ा कवर हो चुका, तो ऐसे करके मेरा 2 मंथ्स में फर्स्ट रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया था। फिर सर देन सेकंड रिवीजन की बात है तो वही एससीएमपी में तो फिर मुझे 10-12 दिन लगे थे करने में, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट थे तो उनको मैं 5 डेज 6 डेज पे मैंने उसको श्रिंक करता गया। एंड मेरा प्लान था कि अगर जैसे 5 मंथ्स इन हैंड थे तो मेरा प्लान था कि एटलीस्ट 4 रिविजन्स होने चाहिए एग्जाम के पहले। तो मेरा वो था कि हो रहा था, मेरा टाइमली हो रहा था, और मैंने सेकंड रिवीजन से जो है सर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया था देना, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरमीडिएट में मेरे पेपर छूटे थे और जो है राइटिंग प्रैक्टिस जो है सर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड रिवीजन से मैंने मॉक टेस्ट लिखना चालू कर दिया था। तो देन सेकंड रिवीजन के साथ साथ ही मैंने एक मॉक टेस्ट की सीरीज लिख ली। तो सर उससे क्या है कि मेरा टारगेट भी था मेरे सामने कि मुझे ये 4 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट करना है एंड देन मॉक टेस्ट लिखना है। अगर वो मॉक टेस्ट नहीं होता तो मेरा हर सब्जेक्ट में एडिशनल 1 दिन 2 दिन मेरा एक्सटेंड होता, लेकिन क्योंकि वो टारगेट था शॉर्ट टर्म टारगेट कि विद इन 5 डेज या 4 डेज मुझे पेपर लिखना है, तो उस वजह से जो मेरा रिवीजन था वो जल्दी हो पाया था, टाइम लैग नहीं हुआ मेरा ज्यादा। तो वैसे सर फर्स्ट सीरीज मैंने दिया, फिर थर्ड रिवीजन जब चालू हुआ, जब उसके साथ फिर मॉक टेस्ट मैंने लिखना चालू कर दिया। मतलब मेरा 2 मॉक टेस्ट हो गए थे और उसके बाद फिर आया था अपना कोरोना का सेकंड वेव आ चुका था, तो उस टाइम मालूम पड़ा कि यार अब एग्जाम तो नहीं हो सकता। तो फिर से सर जो जिस टॉपिक्स में मैं लैग था, जैसे ऑडिट मेरा थोड़ा कमजोर था सर, लॉ में भी रिटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा था, याद नहीं हो रहा था, जिसके लिए मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे। तो वो मैंने फिर से ऑडिट, लॉ एंड एससीएमपी, ये तीनों, क्योंकि अब एससीएमपी में भी जो थ्योरी है वो एक तरीके से आपको याद ही करना पड़ेगा। मतलब जो सोच के लिख सकते हैं सर वो तो तब लिख सकते हैं जब आपको एटलीस्ट पॉइंट्स पता हो, तो वो पॉइंट्स भी तो याद करने पड़ेंगे। तो वो चीज जो है मैंने फिर से सर उसका रिवीजन चालू किया। एंड एससीएमपी और ऑडिट का तो था कि मल्टीपल 6 to 7 टाइम्स रिवाइज किया, क्योंकि टाइम मिल गया था इसलिए ज्यादा रिवीजन हो पाए। एससीएमपी जब आप पढ़ रहे थे तो क्योंकि आप क्लास उसकी 19 में ले लिए थे, और यस सर, जिस समय की क्लास आपने ली थी और अब जब एग्ज़ाम आ रहा था तो काफ़ी डिफरेंस आ चुका था। यस तो सर, उस डिफरेंस को आपने कैसे कोप अप किया? यस सर, मैं जैसे जब एग्जाम लीव के पहले जब ना कोरोना का फर्स्ट वेव आया था 2020 में, जब भी हमारा जो था ऑफिस से हमें छुट्टी मिल गई थी, तो उस टाइम सर क्या किया था, क्योंकि उस टाइम आइडिया नहीं था कि कैसा मतलब पेपर पैटर्न होता, वो तो नवंबर 20 से हमें चेंज देखने को मिला एकदम, जब तक तो सब ठीक चल रहा था। नहीं, नवंबर तो 19 से चेंज मिला। सर लेकिन जो
जैसे था कि हमारा अगर कॉपी क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे आंसर करना है, हाँ और आंसर वाला उस टाइम नवंबर मतलब 20 से मालूम पड़ा, राइट? यस सर। और मतलब मेरा पर्सनली जो था वो मुझे पता चला कि नवंबर 20 से पता चला कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। जब तक कैसे तो यही पता था चला? कि जो वो भी कैसे पता चला? सर नवंबर 20 के रिजल्ट्स देख के जो देखा था कि यार पेपर अगर मतलब क्वेश्चन सेम थे लेकिन फिर भी बच्चों को मार्क्स कम आए थे। आपने भी कॉपी एनालाइज किया था बच्चों का, और हाँ आपने पॉइंट किया था कि अगर कॉपी क्वेश्चन है तो वो वही मार्क्स वही पॉइंट्स मांग रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले। उसके अलावा अगर हमने लिखा है तो वो कंसिडर करेंगे या नहीं भी करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम वही पॉइंट उनको देंगे जो बुक में लिखा हुआ है तो हमें ज्यादा चांसेस है कि मार्क्स देके वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज सर नवंबर 20 के रिजल्ट से पता चली थी, और मेरा भी ध्यान तभी गया था। मतलब उसके पहले मुझे पता नहीं था कि कैसे एक्चुअल में पढ़ना है। वो जो आपसे मैंने क्लास लिया था, जो हमारे एएमए के जो क्वेश्चंस होते सर, वो मैंने एक बार ट्राई करे थे फर्स्ट वेव में जब छुट्टी मिली थी। तो उस टाइम करे थे, और उस टाइम कुछ क्वेश्चंस अलग करके रख भी दिए थे जो लगे थे जिसमें थोड़ा अलग टेक्निक है या कुछ ट्रिक है किसी क्वेश्चन में, तो वो अलग करके रख दिए थे। लेकिन फिर जब एग्जाम लीव की बारी आई तो उस टाइम लगा कि ये जो क्वेश्चन है जैसे वो पूछते हैं उस हिसाब से लगा कि इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। मतलब करना है, ये रेलेवेंट है आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको एफर्ट नहीं डालना उन क्वेश्चंस में कि, और वही जो है वो ज्यादा टाइम उनको थ्योरी में भी देना है। वही मतलब पहला मेरा माइंडसेट था कि थ्योरी ठीक है कर लेंगे, लाइक हाँ एसएफएम जैसा था कि ठीक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरी थोड़ी थ्योरी बहुत है। कर लेंगे, हाँ। या लेकिन जो जब नवंबर 20 देखा फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि अब थ्योरी जो है एटलीस्ट वही 50-50 वाला गेम हो गया इसमें भी, कि आपको 50% थ्योरी करना है और 50% प्रैक्टिकल। एंड जैसा लग रहा था जैसे वो क्वेश्चंस आईसीआई ने भी अपना जो एक वो स्किल असेसमेंट का वो पेज दिया था उन्होंने, उसमें लिखा था कि जो प्रैक्टिकल्स है वो आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से आप हो सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो वही देखा, तो फिर देखा था कि यार ज्यादा एफर्ट नहीं डालना उन क्वेश्चंस में। तो फिर आपने जब एक पीडीएफ बनी थी शायद 52 क्वेश्चंस की, आपने बीच में एक दिया था कि बच्चे पूछ रहे थे कि हम बड़े क्वेश्चन है जो उनको करें या नहीं करें, तो आपने फिर पीडीएफ बना के दिया था 51 क्वेश्चंस का कि आप इनको एक बार देख के चले जाओ। तो वो क्वेश्चंस मैंने एक बार देख लिए थे, और सर सच बोलूं तो नहीं बन रहे थे, मतलब नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रैक्टिस करी नहीं थी उसकी। अब एक दो रिवीजन के बाद करेंगे तो सर नहीं जा रहा था वो। तो प्रैक्टिकल पे ऐसा था कि इतना बिलीव था कि जो बेसिक है वो तो आता है, और अगर उससे कुछ एडवांस आ गया तो फिर वो सबके लिए एडवांस है, वो कोई भी नहीं कर रहा है। तो फिर इसलिए मैंने भी सोचा कि उसको नॉर्मली जो है बेसिक लेवल पे रखते हैं, जनरल नॉलेज के हिसाब से जो क्वेश्चन मॉड्यूल के थे उन पे पूरा फोकस किया था, और उनके बेसिस पे जो हम सॉल्व कर सकते हैं उतना ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। और जो थ्योरी है उसको अच्छे से याद किया था, मतलब सारी चीजें उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं था थ्योरी में। क्योंकि सर एससीएमपी में एक ऐसा सब्जेक्ट, यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ने के लिए टॉपिक्स 100 मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन आएगा तो एक या दो, लेकिन वो आएगा तो 10 या 20 मार्क्स का सीधे आएगा। मतलब अगर नहीं होगा तो आपके पूरा नंबर एक साथ जाएंगे। तो इसलिए ट्राई किया था कि कवरेज सारा करना है। जो छोटे चैप्टर्स भी है जैसे बजटिंग हुआ, मतलब इसमें हम जैसे जैसे पास 10 रहा है कि उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, और वो छोटा सा चैप्टर है, तो उसमें ट्राई किया था कि सारी चीजें पढ़े। मतलब उसमें एक एक फोटो भी जो थी, जो फिगर्स फोटो के नीचे जो चीजें देते हैं वो भी सर ट्राई किया था कि याद करें। जो रैंडम टेबल है जिसको हम जनरली इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, वो भी सर कोशिश किया था कि अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हमने इमेजिन किया कि यार इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, और अगर लग रहा था कि हाँ इस पे इंस्टीट्यूट पूछ सकता है तो याद किया था। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ रैंडम, हमने एक दो अटेम्प्ट से देखा ही कि एक टेबल उठा के दे दिया, अब इतना फिगर। एक जनवरी 21 में भी क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ हाँ। तो उस वजह से सर कि उस वजह से चैप्टर में था कि 10 नंबर का आता ही है तो फिर इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो सारी चीजें सर उसमें याद करी थी, और सर होपफुली वो बियॉन्ड बजटिंग का एक क्वेश्चन आ गया था प्रिंसिपल वाला, जो एक पेज पे सर जिसमें से फोटोग्राफ बने हुए थे और सिर्फ उसके पॉइंट लिखे हुए थे। तो जनरली एक दो रिवीजन में तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर बाद में लगा कि इसमें जब सारे कवर करना है तो उनको भी याद कर लिया था मैंने। तो वो फायदा हो गया, वो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो अटेम्प्ट कर पाया मैं इसी वजह से। गुड गुड, वेरी नाइस। पूरा एकदम समझदारी से आपने पूरा चीज़ को हैंडल किया, बहुत अच्छा है। देखो वही है कि मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपको ट्यूशन से गाइडेंस मिल जाता है, एक आउटलुक मिल जाता है। ट्यूशन लेने से फिर आप उन सर को फॉलो करते रहते हो, तो आपको अब नेक्स्ट वे क्या है, वे आउट क्या है, नया क्या हो रहा है, राइट सर। वो आपको अपडेट मिलते रहता है ना, तो आप अपने आप को भी चेंज कर लेते हो। जैसे अभी भी आपको क्या बताऊँ, इट्स सो अनफॉर्चुनेट टू हियर दैट स्टूडेंट्स 18 में क्लास लिए 21 में एग्ज़ाम देंगे, बट 18 से 21 में
वो अपने टीचर से कनेक्ट ही नहीं होते कि क्या नया आ गया है, कैसा कुछ मुझे नया पढ़ के जाना है, कुछ सेम है क्या, ऐसा है। एकदम इग्नोरेंट चलते हैं बहुत सारे बच्चे, और नतीजा फिर क्या होता है कि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में कुछ और ही आ गया होता है। उनको टॉपिक भी नहीं पता होता है बहुत बार। जैसे कि अब बिजनेस एक्सेलेंस करके टॉपिक एग्जिस्ट करता है, वो उनको पहली बार पता चला जब एग्ज़ाम हॉल में गए। यस सर। तो क्यों हुआ? क्योंकि क्लास 17-18 में ले लिए, अब एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं बस अब जब पढ़ना है ट्यूशन मटेरियल से ही पढ़ना है, अप टू डेट कुछ होना ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आपने किया कि आप पहले ही क्लास लिए, लेकिन आप अप टू डेट चल रहे थे पूरा। यस सर, वही एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये अब एससीएमपी सर ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसको हम एसएफएम जैसा नहीं रख सकते कि जो 3 साल पहले पढ़ा वही हम रिकॉल करके कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट भी सर कोशिश करता जाता है कि हर एमटीपी आरटीपी में नए टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसके लिए एज अ स्टडी मटेरियल वो मान रहा है उस आरटीपी एमटीपी को भी। अगर उसे कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होता है तो वो डायरेक्ट आई से मैट में नहीं डालता है, वो एज अ आरटीपी और थ्रू एमटीपी वो रिलीज कर रहा है। करेक्ट। तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस और सर एकदम नए कंसेप्ट होते हैं। जैसे हमारे टाइम वो कैनमैन कार्ड वाला एक क्वेश्चन आया था, एल्गोरिदम आया था, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग। तो सर ये चीजें जो है इनको हमें एज ए मान के चलना पड़ेगा कि जैसे हम डीटी में रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि अमेंडमेंट आएंगे उनको हम देखते हैं, आईडीटी में करते हैं, तो सर अब टाइम में कि एससीएमपी में भी थोड़ा हमें अपडेट रहना पड़ेगा। यस, इग्नोरेंट नहीं कर सकते इसी सर जो चीज़ के लिए मैंने तो कितने सारे वीडियो बनाए, कितने सारे स्टूडेंट्स को कितना मैसेज भेजा अलग अलग तरीके से। अब फॉलो कर ले जो वो निकल जाए। यही बात आपने जो बोली वही चीज़ हम सबको बोल रहे हैं। इनफैक्ट आपको भी अब अपने जूनियर्स को ऐसे ही बोलना है बस तो हमारा भी काम हल्का होता चला जाएगा। सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जो सर आपने पॉडकास्ट जो दिए थे जो थ्योरी के लिए स्पेशली, सर वो बहुत हेल्पफुल थे और मैं मतलब एडवाइस करूंगा कि उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि सर वो वही है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है जितनी बार हम सुनेंगे या जितनी बार हमारे आँख के सामने से जाएगा तभी वो याद हो पाएगा। एक दो रिवीजन से हम नहीं कर सकते सर याद। तो जो आपके पॉडकास्ट थे वो जब भी रात को सोने से पहले कभी लगता था कि यार आज थोड़ा कम पढ़ाई हुआ है, अगर किसी दिन कुछ टाइम वेस्ट हुआ है तो रात को पॉडकास्ट सुन लेते थे, तो एक बहुत क्विक वे में चैप्टर रिवाइज हो जाता था। और जस्ट हमें यही करना है कि जो पॉइंट्स है वही याद करने हैं, अंदर की लाइन तो हम कोई भी याद नहीं कर सकता उस चीज को, लेकिन अगर पॉइंट्स भी एटलीस्ट हमें याद आया तो हम एग्जाम में लिखने की कंडीशन में होंगे। बस वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब बोलते हैं ना वही जो आपने बात कही है, अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि ये आप डिप्रेशन के वक्त कितना मेहनत कर रहे थे। ये कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कि बोलते हैं ना पेड़ अगर कोई बहुत अच्छा पेड़ होने वाला है, कोई पौधा अगर बड़ा पेड़ बनने वाला है ना, तो उसका पौधा देखकर ही कोई बता देता है कि बड़ा पेड़ बनेगा। तो ऐसे ही आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आप जो आज हैं उसका कारण यही है कि आपके कुछ ऐसे ट्रेट्स रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग रहे हैं जो आपको आगे लेकर आए हैं। मुझे तो यही लगता है, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, जो मिला वो सौगात है, अपॉर्चुनिटी है। अब आप उसको एक एसेट समझें या आप उसको एक लायबिलिटी समझें, वो आपका चॉइस है। बट अगर आप उसको एसेट समझ के उसके इर्द गिर्द जो थोड़ा बहुत गैप्स हैं वो अपने से लेकर आप आगे बढ़ जाओ तो काम हो जाता है। सब चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बहुत आप एक उसका एक मतलब एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से बच्चों को आगे वाकई में पढ़ना है। जो मैं बोलता हूँ नॉर्मली शायद आप भी वही बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, एंड इट इज़ रियली वेरी गुड टू लिसन कि रिजल्ट उसी से आ रहा है। yes, अब हो सकता है आपके भी माइंड में कुछ अपने से नेचुरली क्लिक कर गया हो। बोलते हैं ना, जो इंसान एक जगह सोच रहा होता है, बोल रहा होता है, तो दूसरों के माइंड में भी कभी कभी वही चीज़ बिना मेरी बात सुने भी वो चीज़ चल रहा होता है। तो थ्योरी एक ही है, फिलोसॉफी एक ही है, फॉलो कर लो तो आगे बढ़ जाओगे। वेरी नाइस रोहन, बड़ा मज़ा आया मेरे को तो आपसे बात करके। और Thank कुछ you, आप sir. शेयर करना चाहते हैं तो और भी बोल सकते हैं, वी आर हियर टू लिसन। कुछ भी आपको शेयर करना हो कि जैसे कि आप पढ़े हमारे से, उसमें आपको क्या कुछ फ़ायदा हुआ, मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन आया, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं।
यस सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे एससीएमपी सब्जेक्ट जो ये डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, तो सर आपका जो एफर्ट है कि जो नए चेंजेस आते जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक लाने का, सर वो अप्रिशिएबल है सर। क्योंकि जनरली ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं था, आपको भी ये चीज़ करने में एफर्ट्स लगते हैं सर, वो दिखता है। जैसे केस स्टडी डाइजेस्ट आया तो आपने सारे लाइव रह के क्वेश्चन सॉल्व करवाए सभी, और हर केस स्टडी डाइजेस्ट में आधा घंटा पौन घंटा आराम से इन्वेस्ट होता है ज़्यादा। तो यस सर, उससे भी ज़्यादा कुछ कुछ केस स्टडीज़ में हो जाता है। तो वही है कि सर आपने जो अब एफर्ट्स है सर, हमें भी वही लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि जब आप पढ़ा रहे हैं और आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है इस चीज़ को, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं और रिजल्ट अल्टीमेटली हमारा ही आएगा। हमारा ही आएगा, मतलब सही बात है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी प्रिपरेशन करें आप एकदम फेथ रखें अपने मेंटर पे, अगर जिनको भी आप एडमायर करते हैं, आप भले आपके सीनियर हो, आपके फैकल्टी हो, जिनसे भी आप जिनसे आप राय लेते हैं, जिनको आप सही मानते हैं, वो जो भी कहे आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन अच्छा होता है सर, लेकिन बहुत सारी ऐसा है कि सर इस टाइम में नेगेटिव लोग भी हो जाते हैं, जिनका अगर नहीं हो पाता है कंफ्यूजन तो डाल फिर देते हैं। नेगेटिव, यस सर, नेगेटिव न्यूज वो फैलाते हैं, तो उसे नहीं आना है और अपनी प्रिपरेशन पे सर बिलीफ रखना है कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और यही आएगा, इसमें से आएगा, अब इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, हमें ऐसा कवर करके चलना है। अभी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, आपने वो देखा होगा यूट्यूब में, स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे सर एससीएमपी हम रिवाइज़ नहीं कर पा रहे। तो अब रिवाइज़ नहीं कर पा रहे तो कोई क्या बोलेगा, अरे भाई पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें कि चैप्टर इतना बड़ा सिलेबस, इतना सारा क्वेश्चंस। मैं बहुत पहले क्लास लिया, सब ऐसे ऐसे केस हो रहे थे। तो बोले अरे हटा सावन की घटा, बहुत सुन लिया तुम लोगों का, चल मैं रिवाइज़ कराता हूँ। तो हमने 12 दिन का एक टारगेट लिया। 12 दिन इसलिए लिया, सिलेबस में भी 11 चैप्टर, ये एक चैप्टर हट गया है, तो 11 दिन 11 चैप्टर पूरा एससीएमपी कंप्लीट। एक दिन में सुबह से स्टार्ट करेंगे, और मतलब जो भी टाइम पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर ख़त्म करके ही उठेंगे। यस सर, चैप्टर ख़त्म करके ही उठेंगे। तो ये सोच के हमने स्टार्ट किया, और लिटरली पढ़ा के भी बहुत मज़ा आया, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास किए उनका भी बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब आपको पता चला है कि अपने फ्रेंड्स लोग से, बट बहुत फ़ायदा हुआ। जो स्टूडेंट्स मतलब कॉस्ट को साइड करके चल रहे थे कि अरे इसमें तो बहुत करना होता है ना, उसको साइड कर रहे थे, उनको मोटिवेट किया कि आओ मेरे साथ करो। तो 12 दिन में ख़त्म करा दिया पूरा उनका। उसमें क्या सिस्टम बनाया हमने कि आपका पहला दिन मैं एक चैप्टर उठाऊंगा, उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कराऊंगा फ्रॉम एक स्पेशल नोट्स, रिवीजन नोट्स था सेवियर वाला। फिर उस नोट्स से रिवाइज कराने के बाद उसी में रिवीजन कराते कराते बहुत सारे केस स्टडीज़ को कनेक्ट कर दूंगा कि इस पॉइंट से ये क्वेश्चन था, इस पॉइंट से ये क्वेश्चन था, ऐसा करके। फिर एक पूरा लिस्ट बना दिया एक्सेल में कि कितना क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर का पढ़ना है, कहाँ से वो लिया गया है, उसका लिस्ट बना दिया। और थर्ड, हर क्वेश्चन से जो पॉइंट्स स्टूडेंट को नहीं मिलते बहुत बार, वो ओवरलुक कर जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि ये भी पॉइंट है, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बनाए हमने। हर क्वेश्चन से क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, नॉट एग्जैक्ट द क्वेश्चंस विच इंस्टीट्यूट इज आस्किंग, क्वेश्चंस वेर फ्रेम्ड इन सच अ वे कि आपको उसका पॉइंट पता चलना चाहिए। मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के थे तो कुछ रिटन सब्जेक्टिव थे। फर्स्ट फेज़ में हमारे साथ करीब 2500 स्टूडेंट जुड़े, जिसमें से क्लास मेरे हिसाब से 400 लोग कंप्लीट किए होंगे। बीच बीच में ढेर हो गए, बहुत सारे लोग कोप अप नहीं कर पाए होंगे, वो तो पता था, जोश में बहुत लोग आएंगे, कर नहीं पाएंगे। बट ओवर क्लास में ये बोलूँगा कि 400 लोग मतलब वो थे जो पूरा कंप्लीट किए विथ ऑल द क्वेश्चंस। बाकी क्लास 800-900 लोग ख़त्म किए होंगे। इतना स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया। फिर अभी हमने दूसरा सेशन चलाया हुआ है, वो भी चल रहा है अभी यूट्यूब पे, उसमें भी 400 लोग करीब कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो थर्ड भी चलाएंगे। बट ये एक ऐसा चीज़ है कि 12 दिन अगर कोई लग जाए ना, वो उसका पूरा कॉस्टिंग का फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। और उसमें 12 दिन में आप समझो कि सारे क्वेश्चंस उसको जब बता दी गई यहाँ से पढ़ना है, और हर क्वेश्चन का भी वीडियो लिंक दे दिया है कि इस क्वेश्चन का ये वीडियो सॉल्यूशन है,
मतलब ऐसा नहीं आप बोल सकते कि ये क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा है, वो क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया। और अगर कोई क्विज के साथ कर लिया तो उसके बाद तो उसको पॉइंट्स ही मिल गया कि यार इतना सारा पॉइंट्स है, क्योंकि क्विज का आंसर जब सबमिट करोगे तो पहले तो मैनुअली इवेलुएट किया था हमने सारा सबका कॉपी, वो इवेल्यूएशन भी हमारा ख़त्म हो गया। अब इस बार मैनुअली इवेलुएट नहीं कर रहे, ऑटो इवेल्यूएशन में डाल दिया। ऑटो इवेल्यूएशन में क्या होता है कि आप आंसर जब सबमिट करेंगे तो फीडबैक मिल जाएगा, वो सही है कि गलत है वो नहीं बताएगा, मार्क्स नहीं देगा, बट आपको फीडबैक दे देगा कि ये पॉइंट्स होने चाहिए, अब आप मिला लो अपने से। अगर उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना और उसी को 2 बार रिवाइज कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये पॉइंट्स मेरे को याद रखना है। तो वही है कि हमने तो अपने तरफ से पूरा ही प्रयास जारी रखा हुआ है कि स्टूडेंट को कैसे हेल्प करते रहें। अब यही है कि अब स्टूडेंट के अपने अपने रीजंस होते हैं कि वीडियो नहीं दे रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कई सारे अपने उनके होते हैं। तो खैर जिनको करना है ना, देखिए जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, जैसे आपके समय तो कुछ नहीं किया तो भी आप परफॉर्म कर गए, जिनको करना है वो कर ही लेता है। तो लिटरली यू आर ब्लेस्ड, आई विल से, आप कर पाए, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और बताइए, कुछ आपकी क्वेरी है आपको आगे लेकर, फ्यूचर को लेकर आपको मन में कुछ सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सर अभी अगर कुछ लगता है वो गाइडेंस लगेगा तो सर मैं कांटेक्ट सर कर लूँगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अब नई ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। अभी तक तो क्या था, सिलेबस ही था, बस यही पढ़ना है, एग्ज़ाम यस देना सर। है। अब क्या करना है क्लियर नहीं है एक्चुअली अब कौन सा एग्ज़ाम होगा वो पता नहीं है, बट अब सर ओपन बुक हो चुका है। ओपन बुक हो चुका है, जंग जारी रहेगी, यही मैं सबको बोलता हूँ, जंग जारी रहेगी। पहले क्या था, जंग लड़ना ही नहीं आता था, अब आप एक जंग पे फतेह हासिल कर चुके हैं तो लड़ना आ गया है। तो बस अब ऐसे ही हर जंग को लड़ते रहना है, और क्या। इसी तरीके से पढ़ने का जो सिलसिला था वही सिलसिला अब आगे हर काम में चालू हो जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम खाली क्या होता है, मेमोरी टेस्ट भी करता है, बट रियल वर्ल्ड में भी मेमोरी टेस्ट होना चाहिए, होता नहीं है, बट होना कैसे चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हो ऑफिस में, अब आपको कुछ याद ही नहीं रहता, हर चीज़ बोलेंगे रुके देख के आते हैं, रुके पूछ के आते हैं, तो बॉस बोलेगा भागो यहाँ से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे भी रिटेंशन जरूरी होता है। की पॉइंट्स ऑफ योर वर्क यू हैव टू रिमेंबर। यस सर। इलेबोरेट तो आप कर सकते हो, बट की पॉइंट्स तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो रिमेंबरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आदमी देख देख के तो नहीं कर सकता वहाँ पे। खैर चलिए रोहन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच कभी सर। कैलकाटा आएंगे तो ज़रूर मिलिएगा, हम इंदौर आएंगे तो आपसे मिलेंगे। बिल्कुल सर। अपडेट करते रहिएगा हमें कि आप कहाँ Yes, पहुँच sir. रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं। कभी भी कहीं पे भी बहुत सारा इंटरेक्शन का मीडियम है, ऐसा मत फील करिएगा कि जाके ही मिलना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेट अस यूज़ फॉर इट्स बेस्ट ऑल्सो। नेटवर्किंग करते रहेंगे, है ना, क्या मालूम Yes, sir. लाइफ में कब वापस हम लोग जुड़ जाएं, किस बहाने से, है कि नहीं। यस सर, सही। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोहन, थैंक यू।